Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.1 के लेक्चर नंबर 3 को आज की क्लास में समझेंगे। आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द डिले, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह ताला आई विल बी अपलोडिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के कंप्लीट डिटेल लेक्चर जो आपको किसी इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं मिल रहे होंगे, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिल रहे होंगे। मैं आपको प्रॉपर्ली तैयारी करवा रहा हूँ मैथ्स सेक्शन की इंशाल्लाह ताला, चाहे वो फर्स्ट ईयर की मैथ्स हो, चाहे वो सेकंड ईयर की मैथ्स हो, चाहे वो सिंध बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो या दीगर अदर बोर्ड्स हो या फिर ए लेवल्स हो, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी लेक्चर्स मेरी तरफ से आ रहे होंगे। सो भाई आज की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज नंबर 7.1 के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर मूव करेंगे। देखो मेरी आदत ये होती है कि मैं आपको किताब के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाने से पहले उसका कुछ बैकग्राउंड बताऊं। अब एक्सरसाइज नंबर 7.1 के लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने सॉल्व तो करवाना था क्वेश्चन नंबर 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, मगर उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई उस कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई हो रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या है। अक्सर बच्चे सिर्फ किताब के रट्टे मार लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता बैक साइड पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 11 हो गया आपकी सिंध बोर्ड की किताब का चैप्टर नंबर 7 का। उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है मैथ्स के अंदर डिवीजन ऑफ अ लाइन का। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता लाइन डिवाइड कब होती है या पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या होते हैं, लाइन डिवाइड करने का मतलब क्या है। देखो डिवीजन ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दुनिया के अंदर कोई भी आपका लाइन सेगमेंट जब होता है, मैंने ये आपको चैप्टर नंबर 7 के पहले लेक्चर में बताया था लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। इफ यू गाइस रिमेंबर, तो मैंने आप तमाम बच्चों को बताया था लाइन सेगमेंट दुनिया के अंदर एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर आपको दो एंड पॉइंट्स मिलती हैं। लाइन सेगमेंट इज टर्म्ड एज अ लाइन कि जहां पे आपको एक लाइन के ऊपर दो एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। रे क्या होता है बेटा, रे कहते हैं एक ऐसी लाइन को जिसके ऊपर आपको एक एंड पॉइंट मिले और एक इंफिनिटी तक का आपको जो है ना लाइन जा रही हो। और हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन दुनिया में एक ऐसी लाइन होती है जो जिसके दोनों किनारे इंफिनिटी तक जा रहे होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है, अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। भाई एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है, फिर आप लोग कहते हैं सर वो एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छी नहीं होती। भाई एप्टीट्यूड की तैयारी उस वक्त अच्छी होगी जब आप इंटर के अंदर भी अच्छे कॉन्सेप्ट लेंगे। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जिसके दोनों किनारों के ऊपर एंड पॉइंट होते हैं। रे दुनिया के अंदर एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जिसके एक किनारे के ऊपर एंड पॉइंट और एक किनारे के ऊपर इंफिनिटी तक का पॉइंट हो। वाइल स्ट्रेट लाइन दुनिया के अंदर एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों किनारों के ऊपर इंफिनिटी तक की लाइन एग्जिस्ट करी, यानी कि दोनों किनारे इंफिनिटी तक के लंबे हो, इंफिनिटी तक जा रहे हो। अब आता है कॉन्सेप्ट डिवीजन ऑफ अ लाइन का, या फिर एक कॉन्सेप्ट जिसको अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर देखता हूं बच्चों को इंटर्स के अंदर भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, पॉइंट ऑफ डिवीजन का। देखो डिवीजन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है। डिवीजन ऑफ अ लाइन का मतलब है कि यार अगर मैं अपने लाइन सेगमेंट को कभी भी कट करता हूं, कभी भी अपने लाइन सेगमेंट को मैं कट करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो ऐसी डिवीजन को हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ अ लाइन। कि भाई ये क्या चीज है, ये लाइन का डिवीजन आ रहा है। कि लेट सपोज मेरे पास एक लाइन सेगमेंट था, मैंने सिंपल तरीके से क्या करा, लाइन को डिवाइड कर दिया, यानी कि लाइन को मैंने काट दिया। तो भाई ये जो लाइन कटती है ना, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन में डिवीजन आ गया, सही है ना। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, तो सर ये जो पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंट्स का नाम क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कभी भी अगर आप लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में कट करते हो, मेरे जुमले को बहुत गौर से सुनिएगा, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन यहां से बनेगी और मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा डेफिनेशंस भी आती हैं। तो व्हेनेवर अ लाइन सेगमेंट इज इक्वली cutted, when a line segment is equally cutted, then the points that are used for the cutting purpose, then the points that are used for the cutting purpose are known as the points of division। यानी कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर आप लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स के अंदर कट करते हो, इक्वल पार्ट्स में कट करते हो, तो भाई ये जो आपके पास पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं कट करने के लिए, ये क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। द पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट व्हिच डिवाइड द लाइन इन इक्वल पार्ट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। डेफिनेशन लिखना चाहो जल्दी से लिख सकते हो कि दुनिया के अंदर वो पॉइंट्स का होना जो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपको ये नॉलेज कोई इंटरमीडिएट टीचर नहीं देगा, क्योंकि भाई उन्हें पढ़ाने से मतलब ही नहीं होता, वो आपको बताते ही नहीं है क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। बेटा क्वेश्चन को उस वक्त आपको समझ में आएगा जब आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा आपको घुमाया जा सकता है। तो देखो लेट सपोज आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ रहा है, दोबारा बात समझो, आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट आ रहा है, आपने अपने लाइन सेगमेंट को अगर दो इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर दिया, तो भाई ये जो आपके पास यहां पे ये आपके एंड पॉइंट्स से, तो लेट सपोज इन एंड पॉइंट्स को मैंने कह दिया x1 y1, इन एंड पॉइंट्स को मैंने कह दिया x2 y2, सही है ना। और ये जो मेरे पॉइंट्स है ना जिन्होंने मेरी लाइन को इक्वल पार्ट्स में कट करा, इक्वल पार्ट्स में कट करा, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का होना। इनका आप कोई भी नाम रख सकते हो, जिस तरह आपका घर में नाम होता है ना, बबलू, शबलू, टबलू, ननू, कोई भी आपका नाम होता है, वैसे इन पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का जो नाम होता है ना वो रेशो से डिटरमाइंड होता है। अब बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि सर ये रेशो ऑफ अ लाइन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो भाई आज
की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं एक सिखाऊंगा। 99% बच्चा इस टॉपिक के रट्टे मारता है या फिर वो इसको समझता ही नहीं है। वो डायरेक्टली किताब पे क्वेश्चंस को रट के चला जाएगा, पास पेपर से क्वेश्चन रट के चला जाएगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, आपके इंटर के एमसीक्यूज के अंदर ही बहुत आएगा, रेशियो ऑफ अ लाइन का। इनफैक्ट आपकी किताब का जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन वाला जो क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता ट्राइसेक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। जरा गौर से बात समझिएगा मेरी, मैं सारी बातों को रिपीट करूंगा। देखो डिवीजन ऑफ अ लाइन क्या होती है, क्या बताया मैंने आपको। डिवीजन ऑफ अ लाइन का सिंपल मतलब है कि भाई एक लाइन को अगर आप कट कर रहे हो तो भाई उसको कहा जाता है डिवीजन ऑफ अ लाइन, यानी कि लाइन को आपने डिवाइड कर दिया ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपके घर के अंदर कुछ 100 रुपए वाली वो कैडबरी की डेरी मिल्क लेकर आता है, आपके घर के अंदर कुछ चॉकलेट लेकर आता है बड़ी सी, या किटकैट लेकर आता है। तो आपकी वालदेन क्या करते हैं, अगर एक किटकैट है एक डेरी मिल्क है तो तमाम बहन भाइयों के अंदर वो इक्वली डिवाइड कर देते हैं, ऐसा ही है। तो वो जो किटकैट थी तो आपने क्या करा, उसको डिवाइड कर दिया तमाम इक्वली पार्ट्स के अंदर, तो ये डिवीजन ऑफ अ लाइन है, सही है। अब पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है, एक सिंगल हिस्सा, यानी कि भाई पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास उन पॉइंट्स का होना जो कि मेरी लाइन को कट करने में इस्तेमाल हुए थे, वो पॉइंट्स का होना जो कि मेरी लाइन को कट करने में इस्तेमाल हुए थे। आसान तरीन भाषा में मैं इसको क्या कह सकता हूं, आसान तरीन भाषा में मैं कह सकता हूं द पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द लाइन इन इक्वल पार्ट इज कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। ये डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन का मतलब क्या है कि भाई दुनिया के अंदर ऐसे पॉइंट्स का होना जो कि मेरे लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। देखो एक पार्ट ये बन गया, 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 यानी कि मैंने 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन यहां पे इस्तेमाल करे और मुझे यहां पे इक्वल 4 पार्ट्स मिल गए। बात समझ में आती है। तो यहां से आपको मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, बाद में बहुत काम आएगा। जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होते हैं ना, हमेशा उनसे ज्यादा पार्ट्स आपको मिलते हैं लाइन के ऊपर। ये कहां काम आएगा बेटा, ये आगे चल के क्वेश्चंस के अंदर काम आएगी कॉन्सेप्ट आपको। जब मैं ट्राइसेक्शन वाला आपकी किताब का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, फिर आप दुआएं दोगे कि सर मेरे फलाने टीचर ने तो कहा था रट्टे मार लो बस 1:2 2:1, हमें पता ही नहीं था कैसे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है जरा कॉन्सेप्चुअली समझो कि बेटा देखो दुनिया के अंदर लेट सपोज मैं आपके सामने एक और लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं एक लंबी सी लाइन आ रही है, ये लंबी सी लाइन आ गई, सही है ना। मेरे पास ये इसके एंड पॉइंट्स आ गए। अब मैं अपनी लाइन को कट करता हूं, कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के ऊपर, मैं काफी सारे ले लेता हूं, जितने बन रहे हैं ना मैं उतने बना देता हूं। चलो फॉर एग्जांपल मैंने इतने सारे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ले लिए। ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो आपने 5 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन लिए, मगर लाइन कितने इक्वल पार्ट्स में कट होगी, हमेशा एक ज्यादा। जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होते हैं ना उनसे एक ज्यादा लाइन आपकी इक्वली पार्ट्स में कट होती है। कैसे कि देखो एक पार्ट आपको ये मिल रहा है, दूसरा पार्ट ये मिल रहा है, तीसरा ये मिल रहा है, चौथा ये मिलेगा, पांचवा ये मिलेगा, छठा ये मिलेगा। सही है, बात समझ में आती है, मजे का कॉन्सेप्ट है ना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखो मेरी आदत है मैथ्स को बड़े मजे से पढ़ाने की। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है रेशियो ऑफ अ लाइन का। तो मैंने बता दिया पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या होते हैं। पॉइंट्स ऑफ डिवीजन बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइन को इक्वल पार्ट्स के अंदर कट करवाते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अब यार पता है मसला क्या है, दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हाशिम है, अब कोई मुझे बबलू बोले, कोई मुझे पूकी बोले, कोई मुझे बिलाल बोले, कोई मुझे इंसान बोले, मेरे कई नाम हो सकते हैं ना, कोई मुझे नेटफ्लिक्स बोले। सिमिलरली आपका नाम हो सकता है अरम हो, आपका घर में नाम हो बबलू टबलू शबलू, आपका नाम सारा हो, आपको घर में कोई बबलू टबलू शबलू बोले, तो भाई आपका कोई निकनेम हो सकता है। सिमिलरली आप जरा बात को समझिएगा, हम दुनिया में कभी भी जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होते हैं ना उनको डिफाइन करने के लिए सहारा लेते हैं एक कॉन्सेप्ट का जिसको कहा जाता है रेशियो ऑफ अ लाइन। रेशियो ऑफ अ लाइन जो होता है ना, ये बेसिकली आपको आपका जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन कहां एग्जिस्ट कर रहा था, पहले एग्जिस्ट कर रहा था, बाद में कर रहा था, लाइन की रिस्पेक्ट से। जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। रेशियो ऑफ अ लाइन का मतलब क्या है, जिस तरह इंसान का जो नाम होता है ना वो डिफाइन करता है कि भैया ये इंसान कहां कैसा है। लेट सपोज हाशिम नाम जो है वो डिफाइन कर रहा है कि भाई हाशिम कौन है, लड़का है लड़की है क्या है। सिमिलरली रेशियो ऑफ द लाइन जो होता है ना ये डिफाइन करता है एक पॉइंट ऑफ डिवीजन को कि यार ये पॉइंट ऑफ डिवीजन कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन की रिस्पेक्ट से एग्जिस्ट कहां कर रहा है। तो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि देखो रेशियो ऑफ अ लाइन बेसिकली क्या चीज है, ये एक पॉइंट ऑफ डिवीजन का नाम है। कैसे जरा समझते हैं बात को, बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। कि लेट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास ये लाइन सेगमेंट आ रहा है, सही है ना, मैं ऊपर वाले भी इस्तेमाल कर सकता था बट मैंने बाद में उनको इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मेरे पास ये लाइन सेगमेंट आ रहा है, मैं कहता हूं कि भाई ये मेरे एंड पॉइंट्स हैं। तो एंड पॉइंट्स का मतलब है ये x1 y1 का पॉइंट आ गया, ये मेरा x2 y2 का पॉइंट आ गया। अब देखो मेरा ये लेट सपोज एक पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया, यहां पे दूसरा आ गया और मैं कहता हूं इधर तीसरा आ गया। अब मुझे जो ये पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है ना
इनके रेशो निकालना है कि भाई ये पहले वाले पॉइंट ऑफ डिवीजन का रेशो क्या होगा, दूसरे वाले का क्या होगा, तीसरे वाले का क्या होगा। 99.99% टीचर जो है ना बच्चों को रट्टा लगवाता है इस कॉन्सेप्ट पे। अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट चुटकी बजाकर क्लियर हो जाएगा। कि देखो पहले वाले पॉइंट ऑफ डिवीजन का रेशो क्या होता है, ये चूंकि पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है, गौर से देखिएगा, बात समझिएगा, ये चूंकि पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो मैंने यहां पे 1 लिखूंगा, फिर रेशो का सिंबल लगाऊंगा। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन, यानी कि सिंबल लगा दिया। अब देखो टोटल कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है। आप तमाम बच्चे बोलोगे सर 3 है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, 1:3, यानी कि इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का रेशो क्या है, 1:3 है। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया, आइए जरा समझते हैं इस वाले को। मैं कहता हूं कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, भाई ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन है। अब रेशो का सिंबल लगाओ। अब मुझे सोच के बताओ, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन रिमेनिंग है। आप तमाम लोग बोलोगे सर इसको मिला के इसके बाद 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, तो यानी कि इसका रेशो क्या होगा, 2:2 होगा। सिमिलरली देखो ये तीसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है, गौर से बात समझो, ये 3 रेशो क्या बन जाएगा, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, ये अकेला खुद है, तो इसका रेशो क्या होगा, 3:1। तो रेशो क्या होता है, रेशो बेसिकली द इक्वल पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड द रेशो ऑफ अ लाइन। यानी कि भाई आप अपने पॉइंट ऑफ डिवीजन को जो डिफाइंड करते हो कि तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो लाइन की रिस्पेक्ट से कहां एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको करने का तरीकाकार होता है रेशो ऑफ अ लाइन। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर बात समझ में नहीं आई, जरा इस पे समझाइए। तो भाई ये देखो, ये लंबा वाला, ये जो लंबी वाली लाइन बनाई है ना, इसको समझते हैं। मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आ रहे हैं, मैं इनको मार्क कर देता हूं। ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अगर मुझे इनका रेशो निकालना है तो भाई इनका रेशो कैसे बनाया जाएगा, गौर से बात समझिएगा। ये पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, आप खुद देखो, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो इसका रेशो क्या होगा, 1:5 होगा। जरा गौर से देखो, ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 2:4 के बराबर। जरा गौर से देखो बेटा, ये तीसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, 3 है, तो इसका रेशो क्या होगा, 3:2। ये देखो बेटा, ये चौथा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, खाली 2 है, तो ये आ जाएगा 4:2। लास्ट वाले को देखो, ये कौन सा है आपका आखिरी पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, सिर्फ 1 है, तो इसका रेशो क्या होगा, 5:1 होगा। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कहीं मार्क कर लीजिएगा, बाद में दुआएं दोगे इंशाल्लाह ताला आप मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एप्टीट्यूड के अंदर भी, इंटरमीडिएट के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, यहां पे आपके पास 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आ रहे हैं, मुझे इनका रेशो निकालना है, सही है ना, कैसे निकालोगे। देखो ये पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, 2 है, तो 1:2 होगा। ये देखो बेटा, ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, ये अकेला खुद है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2:1 के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या कहा, पूरी बात को समराइज कर देता हूं। डिवीजन ऑफ अ लाइन का मतलब होता है, अगर कभी भी किसी भी लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट कट अप कर रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई लाइन क्या हुई है, डिवाइड हुई है। अब पॉइंट्स ऑफ डिवीजन हमारे पास क्या होते हैं, whenever a line is equally cutted, जो पॉइंट कट कर रहे होते हैं ना, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। यानी कि कभी भी दुनिया में आप किसी भी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में कट करते हो, तो जो पॉइंट कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अब पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेशियो ऑफ अ लाइन, और रेशियो ऑफ अ लाइन निकालने का शॉर्टकट मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, रेशियो ऑफ अ लाइन एक और तरीके से भी निकाला जाता है, वो मैं आगे चल के आपको सिखा रहा हूँ, मगर फिलहाल के लिए बस इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखिएगा कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक पॉइंट ऑफ डिवीजन ये आ गया, एक पॉइंट ऑफ डिवीजन ये आ गया, एक पॉइंट ऑफ डिवीजन ये आ गया, एक पॉइंट ऑफ डिवीजन ये आ गया। तो अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है तो जल्दी से खुद से निकालो। आप कैसे निकालोगे कि भाई इसका रेशियो क्या होगा, ये होगा 1:4। फिर क्या होगा बेटा, ये देखो सेकंड वाला पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, 3 है, तो इसका रेशियो होगा 2:3। ये देखो तीसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है, इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, 2 है, तो इसका रेशियो होगा 3:2। ये वाला फाइनल चौथा आ रहा है, तो इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, ये अकेला खुद है, तो 4:1 इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सही है ना। रेशो निकालने का सबसे बेहतरीन ये तरीकेकार होता है। वैसे एक और तरीके से भी रेशो निकाला जाता है, वो एक और कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत दफा एग्जामिनर आपको इंग्लिश के अंदर बताएगा रेशो की वैल्यू। बहुत दफा एग्जामिनर क्या करता है, चालाकी करता है। एग्जामिनर बोलेगा कि तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, वो लेट सपोज 2/5 के ऊपर कट हो रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी अक्सर और पेशतर आपको मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर, कि एग्जामिनर आपको रेशो के बजाय क्या बताएगा, आपको एक डायमेंशन दे देगा, और यानी कि थ्योरेटिकली आपको रेशो की वैल्यू दे देगा। एग्जामिनर बोलेगा कि भाई तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, वो 2/5 के ऊपर लाइन को कट कर रहा है। अब अक्सर बच्चों को लगता है 2/5 पे कट कर रहा है तो 2/5 हमारा रेशियो है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता। अक्सर बच्चे इसमें ब्लंडर करके आ जाते हैं। बेटा अगर कभी भी एग्जामिनर आपको थ्योरेटिकली कह रहा है ना कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन को 2/5 पे कट कर रहा है, तो इसका कतई तौर पे मतलब नहीं होता कि ये रेशो गिवन है। इसका मतलब होता है यहां से आप रेशो निकालोगे। लेट सपोज बहुत दफा एग्जामिनर आपको बोलेगा कि तुम्हारा जो पॉइंट है ना, वो लेट सपोज एग्जामिनर बोलेगा कि आपका जो पॉइंट है वो 3/4 के ऊपर, 3
फोर्थ के ऊपर क्या कर रहा है, लाइन को कट कर रहा है, तो बोलेगा एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स वाई जी। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको कहते हैं कि अगर कभी भी थ्योरेटिकली थ्योरी की फॉर्म के अंदर आपको क्या गिवन है, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो भाई आपको फिर रेशो यहां से निकालना पड़ता है। कैसे, कि जरा गौर से बात समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बहुत दफा आपको जो रेशो होता है ना, वो थ्योरेटिकली फॉर्म में गिवन होता है, मगर वो डायमेंशंस होती है, रेशो नहीं होता। वहां से आप रेशो निकालते हो कैसे, कि बेटा ये 2/5 का मतलब है कि ये आपको डायरेक्टली वो लाइन कितने पॉइंट्स को कट कर रही है, किस डायमेंशन पे कर रही है, उसने खाली वो बताया हुआ है। तो यहां से आप रेशो कैसे निकालोगे, कि इस 2/5 का मतलब क्या है, कि देखो टू, जो ऊपर वाला टू है ना, उसको एज इट इज रहने दोगे, रेशो का सिंबल लगाओगे। टोटल कितने पॉइंट्स थे, पांच, पांच में से दो को माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर को, तो यानी कि एग्जैक्ट रेशो क्या होगा, 2:3 होगा। तो भाई 2 × 2 / 5 का मतलब क्या है, कि खुदारा ये आपको कभी भी वो नहीं गिवन, ये एक डायमेंशन गिवन है। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, इसको ऐसे करके लिख देंगे, सर ये तो रेशो गिवन था। बेटा ये रेशो नहीं होता कभी भी थ्योरी की फॉर्म के अंदर। मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगा किस तरीके से यूटिलाइज होता है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, कभी भी क्वेश्चन के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर अगर लिखा हुआ आ जाए ना कि एक पॉइंट एक लाइन को 2/5 पे काट रहा है, अक्सर बच्चों को लगता है रेशियो है। भाई ये रेशियो नहीं होता, ये एक पॉइंट ऑफ डिवीजन की डायमेंशन आपको गिवन है। इससे रेशियो बनाने का तरीकेकार क्या होता है, कि जो ऊपर वाली वैल्यू उसको पहले लिखते हो, रेशियो का सिंबल बनाते हो, फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर देते हो, तो पांच में से दो निकालोगे, तीन बचेगा। तो एग्जैक्ट रेशियो क्या है आपके पास, 2:3। ये 2/5 जो आपको गिवन था, ये एक डायमेंशन गिवन थी पॉइंट की। फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारा जो पॉइंट है 3/4 पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई तुम्हारा जो पॉइंट है वो 3/4 पे कट कर रहा है, तो मुझे यहां से रेशो नहीं गिवन, रेशो निकालना है। रेशो कैसे निकालोगे, 3 का 3 एज इट इज, चार में से तीन जाएंगे, एक बचेगा, यानी कि मेरे पास रेशो क्या है इसका, 3 × 4 का, 3/4 का 3:1 है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, एक क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ आ जाए कि तुम्हारे पास जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट कट कर रहा है 4/7 के ऊपर, या 4/7 के ऊपर, कि भाई इफ अ पॉइंट इज कटिंग द लाइन एट 4/7, यानी कि 4/7 के ऊपर, यानी कि तुम्हारा जो पॉइंट है वो 4/7 के ऊपर कट कर रहा है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। अक्सर बच्चों को लगता है शायद ये रेशो गिवन है, अरे अल्लाह के वास्ते रेशो नहीं गिवन भाई। यहां से आप रेशो फॉर्म करते हो, रेशो क्या होगा आपके पास, 4 का 4, ऊपर वाली वैल्यू को एडिट लिखते हो, फिर रेशो का सिंबल लगाते हो, सात में से चार निकालोगे, तीन आएगा, तो आपका रेशो होगा 4:3। सही है ना, आपका रेशो क्या होगा, 4:3। क्लियर है बेटा, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट यार, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं होती। क्लियर है भाई यहां तक की बात, मुझे बताओ ये सारी बात क्लियर होती है। तो अब हम चलते हैं लाइन की डिवीजन की टाइप्स के ऊपर। तमाम बच्चे भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे, तमाम बातें क्लियर होती हैं बेटा, तो नाउ वी शुड मूव ऑन दी डिवीजन ऑफ अ लाइन के ऊपर। बेटा अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सर डिवीजन की टाइप क्या होती हैं। सर ये तो हमने पढ़ लिया कि डिवीजन होती है, मगर क्या आप लोगों को पता है कि बेटा दुनिया के अंदर हमारे पास डिवीजन्स की भी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं भाई। हमारे पास दुनिया में दो तरह की डिवीजन्स होती है, व्हेनेवर अ लाइन सेगमेंट इज कटेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन। देखो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डिवीजन, दुनिया में हमेशा दो तरह की डिवीजन होती है, यानी कि व्हेनेवर अ लाइन इज कटेड इट इज ऑलवेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन। हमेशा दुनिया में क्या होता है बेटा, दो तरह की डिवीजन होती है, या तो इंटरनल डिवीजन होगी या फिर एक्सटर्नल डिवीजन होगी। देखो पेपर में कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे लिखा हुआ होगा एग्जामिनर आपसे किस चीज की बात कर रहा है। देखो इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगेन ये देखो, ये छोटी छोटी बातें कोई भी एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा, मगर मेरे नजदीक जब तक आपको मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते। देखो इंटरनल डिवीजन क्या होती है, अगर कभी भी दुनिया के अंदर, अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपके पास जो आपका लाइन सेगमेंट था, लेट सपोज ये मेरा लाइन सेगमेंट था, ये इसके दोनों एंड पॉइंट्स आ गए, सही है ना, ये इसके क्या आ गए, एंड पॉइंट्स आ गए, x2 और y2। मेरे पास मेरा लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके मेरे पास ये एंड पॉइंट्स आ गए। अगर कभी भी विद इन द एंड पॉइंट्स, यानी कि एंड पॉइंट्स के अंदर, तो बेटा इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सबसे मजे का कॉन्सेप्ट है इसका। दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास लाइन ऐसे डिवाइड की जाए कि वो आपके एंड पॉइंट्स के अंदर आपकी लाइन को डिवाइड कर रहा हो, तो ये कहलाता है इंटरनल डिवीजन। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये होता है दुनिया में एक ऐसी डिवीजन होना कि जिसके अंदर इन विच आप डिवीजन इन विच पॉइंट्स डिवाइड द लाइन इंटरनली। यानी कि देखो ये मेरे दो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर मैं अपनी लाइन को विद इन द एंड पॉइंट्स कट करता हूं, अगर मैं अपनी इस लाइन को विद इन द एंड पॉइंट्स, यानी कि एंड पॉइंट्स के अंदर काट रहा हूं, एंड पॉइंट्स के अंदर काट रहा हूं, तो बेटा ऐसी डिवीजन दुनिया में कहलाती है इंटरनल डिवीजन। क्या कहा मैंने, कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी अगर मैं अपने एंड पॉइंट्स के विद इन द एंड पॉइंट्स अगर अपनी लाइन को कट करता हूं, लाइन को डिवाइड करता हूं इक्वल पार्ट्स के ऊपर, तो ऐसी डिवीजन कहलाती है इंटरनल डिवीजन। अब देखो ये जो इंटरनल डिवीजन, ये जो इंटरनल डिवीजन होती है ना, इसके अंदर ये जो आपका पॉइंट होता है, इस पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो इंटरनल डिवीजन के अंदर पॉइंट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के लिए वैल्यू होती है x = x2 m1 प्लस का साइन, फिर आगे आता है x1 m2 और नीचे
नीचे डिवीजन के अंदर आता है m1 प्लस का m2। और हमारे पास y की वैल्यू किसके बराबर होती है? y की वैल्यू होती है y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2। और नीचे डिवीजन के अंदर बेटा हमारे पास आता है सिंपल m1 प्लस का m2। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर इंटरनल डिवीजन क्या होती है, कभी भी आपके पास अगर लाइन सेगमेंट के विद इन द लाइन सेगमेंट आपकी लाइन को कट किया जाता है, अगर विद इन द लाइन सेगमेंट आपकी लाइन को कट किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और इन पॉइंट्स की, ये जो डिवीजन के पॉइंट्स होते हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। या फिर y के लिए होता है y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन तो समझ ली। इंटरनल डिवीजन क्या होती है कि अगर विद इन द लाइन सेगमेंट मेरे लाइन को कट किया जाए, मेरी लाइन के ऊपर एंड पॉइंट्स के अंदर अगर विद इन द एंड पॉइंट्स मैं अपनी लाइन को डिवाइड करता हूं, तो ये कहलाता है इंटरनल डिवीजन। दुनिया के अंदर एक और डिवीजन की टाइप होती है जो नाम से जाहिर हो रही है, एक्सटर्नल डिवीजन का होना। एक्सटर्नल डिवीजन का देखो बेटा मतलब क्या होता है कि लेट सपोज आपके पास ये आपकी लाइन सेगमेंट थी, जरा बात और समझिएगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या आ रही है? आपकी लाइन सेगमेंट आ रहा है, सही है ना? ये आपका लाइन सेगमेंट जो आ रहा है, मैं कहता हूं कि भाई ये मेरे एंड पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां पे मेरे ये एंड पॉइंट्स हैं, सही है ना? ये मेरे पास मेरा पहला एंड पॉइंट आ गया x1 y1, और यहां पे मेरा कहीं पे दूसरा एंड पॉइंट आ गया x2 y2। अगर मैं अपनी लाइन को ऐसे कट करता हूं, मैं अपने लाइन सेगमेंट को ऐसे कट करता हूं कि मैं अपनी लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। मेरे पास लेट सपोज मेरी लाइन सेगमेंट आ रही है, अगर मैं अपनी लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, मैं क्या करता हूं? अपनी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देता हूं। और मैं अपनी लाइन सेगमेंट के एक्सटेंड करने के बाद मेरे जो पर्टिकुलरली एंड पॉइंट्स थे, मैं उनके बाहर अगर अपनी लाइन को कट कर रहा हूं, मैं अगर अपने जो भी मेरे ये एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर मैं इनके बाहर पॉइंट्स ऑफ डिवीजन लेता हूं, मैं अपने एंड पॉइंट्स के बाहर लाइन को काट रहा हूं, तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है इसको कहा जाता है एक्सटर्नल डिवीजन का होना। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। whenever you divide the line outside the end points, outside the end point, then that this type of division is known as the external division. It's a very basic concept. For example, आपके पास लेट सपोज ये लाइन आ रही है, आपके पास सिंपल तरीके से ये आपका एक एंड पॉइंट आ रहा था x1 y1, सही है ना? यहां पे मेरे पास लेट सपोज कहीं पे दूसरा एंड पॉइंट आ रहा है x2 y2, और मैं जो अपनी पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ डिवीजन लेता हूं वो यहां पे ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ऑफ डिवीजन यहां पे कहीं पे ड्रॉ करता हूं, सही है ना? तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, देखो ये एंड पॉइंट्स के बाहर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी डिवीजन आ रही है? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो सेम इंटरनल डिवीजन वाला होता है, बस जहां जहां प्लस आ रहा होता है वो माइनस आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं इस फॉर्मूले को? उसके पीछे मैं लॉजिक भी आपको बताता हूं। फॉर्मूला कहलाएगा सिंपल तरीके से x इज इक्वल टू x2 m1, माइनस का साइन, फिर आगे होगा x1 m2, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या होगा बेटा? m1 माइनस का m2। ये सिंपल होता है x के लिए फॉर्मूला। सिमिलरली y के लिए फॉर्मूला क्या होगा? y इज इक्वल टू y2 m1, आगे आ जाएगा माइनस का साइन, फिर आगे हो जाएगा y1 m2, और नीचे डिवीजन में हो जाएगा बेटा m1 माइनस का m2। मेरे पास इंटरनल एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है, ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है प्लस के फॉर्म में होता है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला नेगेटिव की फॉर्म में होता है। तो बेटा देखो यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा इस फॉर्मूले के अंदर। अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ना, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? याद रखिएगा हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर जो x1 y1 होता है, ये जो x1 y1 है ये हमारा पहला एंड पॉइंट आ रहा है, ये जो x2 y2 होता है ये हमारा सेकंड एंड पॉइंट होता है, और x y क्या होता है हमारे पास? सिंपल तरीके से हमारा पर्टिकुलरली जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम x y का इस्तेमाल करते हैं। वाइल ये जो m1 m2 होता है, ये बेसिकली क्या होता है? हमारे पास हमारे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिवीजन का रेशो होता है। m1 m2 बेसिकली क्या होता है? रेशो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले पॉइंट ऑफ डिवीजन की बात करूं, जरा गौर से बात को समझिएगा कि भाई ये मेरे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पॉजिटिव क्यों होता है। उसके पीछे रीजन ये होती है कि भाई आपके पास जो आपका m1 होता है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है पहले एंड पॉइंट से लेके इस पॉइंट 1 तक का आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है। सिमिलरली जो दूसरा आपके पास m2 होता है, रिप्रेजेंट क्या करता है कि इस पॉइंट ऑफ डिवीजन से लेके सेकंड एंड पॉइंट तक का आपके पास जो भी डिवीजन आ रहा है, जो कि बाद में इवेंचुअली रेशियो को फॉर्म कर रहा होता है हमारे पास। सिमिलरली एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर नेगेटिव के अंदर क्यों होता है? क्योंकि देखो गौर से, मेरे पास ये पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है, तो भाई गौर से बात समझो, यानी कि पहले एंड पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो क्या होगा? प्लस के अंदर होगा, मगर फिर हमारे पास यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये ऑब्वियसली नेगेटिव के अंदर होता है। दैट्स द रीजन कि नेगेटिव का फॉर्मूला होता है। अगेन ये चीज एक लॉजिकल
चीज होती है, इंटरेस्टिंग चीज होती है कि भाई आपके पास जब कभी आपकी लाइन, जब कभी दुनिया के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपकी लाइन इंटरनली कट होती है, आपकी लाइन कभी भी विद इन द एंड पॉइंट्स कट होती है, तो हमेशा याद रखिएगा हम वहां पे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है कि भाई मेरे पॉइंट्स जो हैं विद इन द एंड पॉइंट्स कट अप हो रहे हैं, और कभी भी अगर मेरे पॉइंट्स आउटसाइड द एंड पॉइंट्स कट होते हैं, यानी कि मेरी लाइन को आउटसाइड द एंड पॉइंट्स कट किया जाता है, तो इसका मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन। और भाई इसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ रहा होता है। क्लियर है बेटा? बेटा अब देखो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है find the point which divides the line segment joining 4 comma negative 1 and 4 comma 3 in the ratio 3:1 internally। a very basic question यार। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारी आज की क्लास के अंदर आ रहा है, इसमें एग्जामिनर सिंपल तरीके से कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, देखो हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा बच्चा वो होता है जो एनालिटिकली मैथ्स को सॉल्व कर सके। देखो इस मैथ्स का नाम ही क्या होता है, एनालिटिकल मैथ्स होता है। हम, आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिकल मैथ्स क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसमें एनालिसिस का सारा काम होता है। आप खुद से समझो कि भाई इसमें एनालिसिस करना है, आपने आपने डायग्राम अपने जहन में सोचनी है। क्या कह रहा है एग्जामिनर कि भाई फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एग्जामिनर कह रहा है कि एक पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अच्छा मुझे नहीं पता कौन सी लाइन सेगमेंट है। एग्जामिनर आगे कहता है कि भाई उस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ज्वाइनिंग 4 कॉमा नेगेटिव 1, एक एंड पॉइंट है 4 कॉमा नेगेटिव 1 और दूसरा एंड पॉइंट आ रहा है 4 कॉमा 3, यानी कि एक पॉइंट है वो एक लाइन सेगमेंट को, एक पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। उस लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स गिवन है 4 कॉमा नेगेटिव 1 एंड 4 कॉमा 3 इन द रेशियो 3:1। एग्जामिनर आगे कहता है कि रेशियो कैसा है, 3:1 का है, इंटरनली कट कर रहा है। जब एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि कटिंग कैसी हो रही है, इंटरनली हो रही है, हमें इस पॉइंट ऑफ डिवीजन की वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू को। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालो, आप लिखोगे भाई आपको फाइंड क्या करना है। तो बेटा हमें देखो क्या चीज यहां पे फाइंड करनी है, we have to find the value of three we have to find the value of point of division, we have to find the value of x comma y, we have to find x comma y। हमें पता है कि भैया लाइन कैसे कट हुई है, सिंस लाइन इज कटेड इंटरनली या सिंस लाइन इज डिवाइडेड इंटरनली। हमें पता है कि लाइन कैसे डिवाइड हुई है, लाइन डिवाइड हुई है इंटरनली के ऊपर। लाइन कहां पर डिवाइड हुई है बेटा, लाइन इंटरनली कट हुई है, इंटरनली डिवाइड हुई है। सही है ना बेटा? तो भाई देखो हमें पता है कि भाई एज वी नो डेट, हमें पता है एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू x2m1 प्लस का साइन, फिर आगे होगा x1m2। नीचे डिवीजन के अंदर क्या होता है, सिंपल m1 प्लस का m2। वाइल y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू y2m1, फिर प्लस के साइन के बाद क्या होगा y1m2, और नीचे डिवीजन में क्या होगा m1 प्लस का m2। अब आप सिंपल तरीके से सबसे पहले तो डेटा को फॉर्म करिए, आपके पास डेटा क्या क्या आ रहा है। देखो भाई हमारे पास डेटा क्या है, हमें लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स गिवन है 4 कॉमा नेगेटिव 1, जो कि जाहिर सी बात है क्या पॉइंट्स हैं, x1 y1 की वैल्यू है। देन हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आ रहा है लाइन सेगमेंट का, ये है 4 कॉमा 3, यानी कि ये मेरे पास है x2 कॉमा y2। और हमें जो रेशो गिवन है, तो ये रेशो आ रहा है 3:1 का, इसको हम क्या कहते हैं, रेशो हमेशा डिनोट होता है m1 रेशो m2 के साथ। तो बेटा देखो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूंगा कि भाई सिंपल तरीके से x के लिए x का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x2, x2 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। फिर आगे क्या है m1, m1 की वैल्यू देखो क्या है, 3 के बराबर है। फिर प्लस का साइन हो जाएगा, आगे हो जाएगा x1, x1 की वैल्यू क्या है, अगेन 4 के बराबर है। फिर आगे m2 आ रहा है, m2 की वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। नीचे डिवीजन में हो जाएगा m1 प्लस का m2, m1 प्लस के m2 का मतलब है 3 प्लस का 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवा लो, 4 3 जार 12 हो जाएगा, 4 1 जार 4 हो जाएगा, 3 प्लस का 1 4 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करवा लो तो क्या बन जाएगा, 12 में 4 का इजाफा करोगे 16 बनेगा, नीचे डिवीजन में 4 का 4, 4 4 जार क्या होता है 16 होता है। तो आपके पास देखो बेटा x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। क्लियर है? सिमिलरली y के लिए अब आप सॉल्व करोगे, तो बेटा y के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। y के लिए क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू y2। बेटा देखो y2 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो y2 की जगह पे 3 आ जाएगा। m1 की वैल्यू किसके बराबर है, देखो भाई m1 की वैल्यू बराबर है अगेन 3 के, फिर प्लस का साइन, फिर आगे आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से y1। अब देखो बेटा y1 किसके बराबर था, y1 बराबर है नेगेटिव ऑफ 1 के, तो y1 की जगह पे नेगेटिव 1 आ जाएगा। m2 की वैल्यू बराबर है अगेन 1 के, और नीचे m1 प्लस का m2 जो कि 3 प्लस का 1 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करवाऊंगा, 3 3 9 हो जाएगा, नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, 3 प्लस का 1 4 हो जाएगा। 9 में से 1 जाता है तो 8 बचता है, 4 का 4, 4 1 जार 4 होता है, 4 2 जार 8 होता है। देखो बेटा मेरे पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल 2 के बराबर, यानी कि पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, सिंपल 4 कॉमा 2 के बराबर होगी। सिंपल वे में बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देखो बेटा हमारा क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डेट वॉज द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। सिंपल तरीके से हमारे पास लास्ट में आप रिजल्ट लिख दोगे, हैंस द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हैंस द पॉइंट ऑफ डिवीजन x, y is 4, 2।
सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम मूव कर सकते हैं जल्दी से। मुझे बताइए अभी तमाम बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? कमेंट सेक्शन पे आपने लाजमी बताना। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है Z4,5 and X7,-1 are the two given points and the point Y divide the line segment ZX externally in the ratio of 4:3. Find the coordinates of Y. अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझिए, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, तो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास ZX एक लाइन आ रही थी, आपके पास ZX एक लाइन है। एग्जामिनर कहता है Z पॉइंट एंड X आर द टू गिवन पॉइंट्स। ओके, कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि एक लाइन है, उसके पास एक पॉइंट है Z, उसके पास एक पॉइंट है X। आगे एग्जामिनर क्या कहता है, Z पॉइंट की वैल्यू उसने आपको दे दी 4,5 के बराबर। आगे कह रहा है X पॉइंट की वैल्यू आ रही है आपके पास 7,-1 के बराबर। आगे कहता है एंड अ पॉइंट Y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ZX। कहता है कि भाई एक पॉइंट Y है जो कि इस लाइन सेगमेंट ZX को डिवाइड कर रहा है, मगर कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली। कोई मसले की बात नहीं है। एक्सटर्नली का देखो मतलब क्या होता है कि अगर ये दोनों मेरे एंड पॉइंट्स है तो जाहिर सी बात है मैं अपनी लाइन को एक्सटेंड करता हूं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट Y जो है ना, मेरी लाइन को यहां पे कहीं पे कट कर रहा है। तो एग्जामिनर क्या कहता है और किस रेशो में कट कर रहा है, ये कट कर रहा है 4:3 के ऊपर। तो एग्जामिनर कहता है बताइए Y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Y की वैल्यू किसके बराबर होगी। कोई मसले की बात नहीं है। देखो एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन आ गया। अगेन सेम काम करोगे, सबसे पहले डेटा बनाओगे। क्या लिखोगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Y कोऑर्डिनेट्स। वी हैव टू फाइंड Y कोऑर्डिनेट्स। वी हैव टू फाइंड Y कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हमेशा डेटा बनाना है बेटा, इसके नंबर होते हैं। वी हैव टू फाइंड दी Y कोऑर्डिनेट्स, सही है ना। Y कोऑर्डिनेट्स, वी हैव टू फाइंड दी Y कोऑर्डिनेट्स। Y कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट कहते हैं एक्स और Y दोनों की वैल्यू को फाइंड करना, तो हमें Y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को फाइंड करना है। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सिंस इट्स एन एक्सटर्नल डिवीजन, सिंस लाइन इज डिवाइडेड एक्सटर्नली, सिंस लाइन इज डिवाइडेड एक्सटर्नली। लाइन कैसे डिवाइड हुई है बेटा, लाइन डिवाइड हुई है एक्सटर्नली, सिंस लाइन इज डिवाइडेड एक्सटर्नली। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल तरीके से है कि बेटा x के लिए वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू x2 m1, माइनस का साइन, फिर आगे होगा x1 m2। नीचे डिवीजन के अंदर क्या होगा, सिंपल m1 माइनस का m2। फिर आगे y के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू y2 m1, फिर आगे होगा माइनस का साइन, देन y1 m2। नीचे डिवीजन के अंदर क्या होगा, सिंपल m1 माइनस का m2। क्लियर है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अरे भाई बेसिक चीज है, आप अपना डेटा बना लीजिए। क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है तो मैं आपको सामने सामने करके दिखाऊंगा, मगर बिलीव मी आपने जब पेपर को सॉल्व करना है, बोर्ड के पेपर को, तो बेटा आपने हर नेक्स्ट लाइन से हमेशा स्टार्ट करना है। क्योंकि आपके टेक्स्ट के पैसों की कॉपी, अब 8 B कॉपियां लगाओ, 9 B कॉपियां लगाओ, कोई आपको मना नहीं कर सकता। सही ना, रिमेंबर दिस थिंग, हर क्वेश्चन न्यू पेज से, हर जो स्टेप कर रहे हो नेक्स्ट लाइन से किया करो। क्लियर है बेटा। तो भाई देखो मेरे पास सिंपल तरीके से एक्स कॉमा वाई क्या है, हमें एक्स कॉमा वाई की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि भाई x1 कॉमा y1 क्या होगा, ये जो पहला आपको एंड पॉइंट गिवन दैट इज 4,5, ये x1 y1 है। जो आपके पास x2 कॉमा y2 आ रहा है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है बेटा 7,-1 के, 7,-1 के। क्लियर है बेटा, किसके बराबर है, 7,-1 के। और मुझे यहाँ पे m1 रेशो m2 की वैल्यू क्या गिवन है, भाई ये गिवन है हमें 4:3 की। अब अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो पहले मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो मैं यहां पे सिंपल तरीके से लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो यानी कि देखो x के अंदर x की वैल्यू को तो फाइंड आउट करना है, x2 के अंदर x2 की वैल्यू क्या है, 7 के बराबर है। फिर देखो m1 है, m1 की वैल्यू 4 के बराबर है। फिर माइनस का साइन है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 बराबर है मेरे पास सिंपल तरीके से 4 के, और मेरे पास m2 बराबर है किसके, 3 के। यहां पे नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, m1 माइनस का m2, दैट सिंपली मींस 4 माइनस का 3। 7 4 जार क्या होता है, देखो बेटा 7 को जब 4 से आप मल्टीप्लाई करवाते हो आंसर आता है 28। 4 3 जार होता है दुनिया में 12, 4 में से 3 निकालोगे 1 बचेगा। 28 में से अगर आप 12 को माइनस करते हो 16 आएगा, तो x की वैल्यू आपके पास सिंपल तरीके से आ जाएगी 16 के बराबर। क्लियर है भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 16 के बराबर। देन मुझे सिंपल तरीके से चाहिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में सारी y की वैल्यूज को प्लॉट अप कर दो, तो y के आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, y2 की देखो वैल्यू बराबर है -1 के, m1 बराबर था 4 के, माइनस का साइन, y1 की वैल्यू क्या है, अरे भाई y1 बराबर है 5 के। m2 किसके बराबर है, सर m2 तो 3 के बराबर है। नीचे डिवीजन में m1 माइनस का m2 आ जाएगा, डेट इज 4 माइनस का 3। सिंप्लीफाई करवाओगे, नेगेटिव का 4, 5 3 15, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। नेगेटिव का 4 और देखो बेटा नेगेटिव का 15, 15 में 4 का इजाफा करते हो 19 बनते हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव के अंदर है तो नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास y की वैल्यू
आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि y कोऑर्डिनेट्स मेरे पास किसके बराबर आ रहे हैं। देखो x की वैल्यू आई हमारे पास 16 के और y की वैल्यू आई -19 के। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो कितना आसान लग रहा है करने में, क्योंकि भाई मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा विद फॉर्मुलाज ऊपर समझा दिया था। अब कितनी मजे की चीज लग रही है देखने के अंदर कि भाई सिंपल तरीके से y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आ गई, 16 कॉमा नेगेटिव का 19। रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी मैथ्स के अंदर अगर वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन में कभी भी थ्योरी अगर लिखी हुई है, तो हमेशा आपने आंसर में रिजल्ट लाजमी लिखना है। रिजल्ट में कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल आप इंग्लिश में लिख दो एक जुमला कि हेंस द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 16 कॉमा नेगेटिव 19। इसका नंबर होता है 0.5 का। इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे टीचर्स आपको नहीं बताएंगे। ये बेसिक चीज है भाई, आपको एक एक स्टेप करना है। बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं डायग्राम बनाना जरूरी है। भाई डायग्राम अपनी मजे के लिए बनाते हो, अपनी आसानी के लिए बनाते हो, जितना अच्छा काम करोगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं पेपर के अंदर। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर मूव करेंगे जल्दी से। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आज की क्लास के अंदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है इफ अ पॉइंट पी के कॉमा 7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 8 कॉमा 9 एंड बी 1 कॉमा 2 इन अ रेशियो m रेशियो n, फाइंड द रेशियो m रेशियो n, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब मैंने आपसे कहा ना, देखो ये इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इस टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो पुरानी वाली किताब थी उसमें भी ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा था और बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपकी इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखो मुझसे पढ़ने का फायदा क्या है, साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एक ऐसा क्वेश्चन है जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा पेपर के अंदर आता है। देखो एग्जामिनर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट पी की वैल्यू उसने क्या दी हुई है कि पॉइंट पी की वैल्यू आ रही है के कॉमा 7, और ये पॉइंट पी जो है ना ये तुम्हारी लाइन को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, एग्जामिनर ने कहीं पे भी नहीं बताया हुआ कि इंटरनली डिवाइड हो रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर क्वेश्चन में कभी भी ना लिखा हो इंटरनली डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो आप हमेशा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, कभी भी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ना हो कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो आप इंटरनल डिवीजन का सिंपल हमेशा फॉर्मूला इस्तेमाल करो, हमेशा आंसर परफेक्ट आएगा। कभी भी दुनिया के अंदर अगर पेपर में क्वेश्चन में ना लिखा हुआ हो कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, हमेशा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा जहन में रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा बेशक। एग्जामिनर कहते हैं कि एक पॉइंट है के कॉमा 7 का, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, और उस लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है उसके ऊपर पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट है 8 कॉमा 9 का और दूसरा पॉइंट आ रहा है बी 1 कॉमा 2 का। पॉइंट क्या आ रहा है 1,2 का। एग्जामिनर कहता है जो रेशियो गिवन है ना, वो रेशियो क्या है हमारे पास, m रेशियो n का। एग्जामिनर कहता है k की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, क्या रीजन है सॉल्व करने का और क्या लॉजिक है सॉल्व करने की। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपसे एग्जामिनर क्या कहता है, जरा कॉन्सेप्चुअली बात को समझिएगा कि भाई आपके पास लेट सपोज ये लाइन आ रही है, सही है ना। आपके पास ये पॉइंट ए आ रहा है, पॉइंट ए की वैल्यू क्या है, सिंपल 8,9, सही है ना। और मेरे पास एक पॉइंट बी आ रहा है और उस पॉइंट बी की वैल्यू आ रही है सिंपल 1,2 के। एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई तुम्हारा जो पॉइंट पी है ना वो तुम्हारी लाइन को कट कर रहा है, और किस पॉइंट पे कर रहा है, यानी कि पॉइंट पी की आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, के कॉमा 7 की वैल्यू गिवन है, और जो रेशो है ना इसका, वो रेशो है एम रेशो एन का। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो रेशो की वैल्यू निकालनी है और स्मॉल के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जल्दी से मैं अपना डेटा ड्रॉ कर लूं, मैं अपना क्वेश्चन का यहाँ पे इनिशियल पार्ट लिखूंगा कि भाई हमें फाइंड क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशो, वी हैव टू फाइंड रेशो। हमें सबसे पहले एक तो रेशो निकालना है, और रेशो कौन सा निकालना है, एम रेशो एन। ना सिर्फ ये, बल्कि हमें साथ साथ एक और वैल्यू भी फाइंड करनी है, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि वैल्यू ऑफ के, यानी कि जो स्मॉल के है इसकी वैल्यू को भी फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो एंड पॉइंट्स गिवन है, ये जो पॉइंट ए है ये मेरा एंड पॉइंट आ रहा है, इसको 8,9 कहा हुआ है, सही है ना। ये जो पॉइंट बी है ये मेरा दूसरा एंड पॉइंट आ रहा है, इसको 1,2 कहा हुआ है। तो पहले वाले पॉइंट को हम कहते हैं हमेशा x1 y1, जो दूसरा वाला पॉइंट होता है उसको कहते हैं x2 y2, सही है। और मेरे पास ये जो मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन है डेट इज k,7, इसको कहा जाता है x y। और हमारे पास देन रेशियो है जो m रेशियो n है, यानी कि सिंपल तरीके से m1 रेशियो m2। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब अक्सर बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर हमें तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन भी पूरा नहीं गिवन, रेशियो भी नहीं गिवन, तो फाइंड कैसे करेंगे। देखो भाई सिंपल सी बात है, मुझे पता है मुझे x की वैल्यू नहीं गिवन, मगर यार मुझे y की वैल्यू तो गिवन है ना। मैं क्यों नहीं, मुझे पता है पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए भी होता है y के लिए भी होता है, तो पहले मैं y
y का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए रेशियो निकालूंगा और फिर इस रेशियो को x के फॉर्मूले में डाल के सिंपल x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लूंगा। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो मैं करूंगा क्या, मैं कहूंगा सबसे पहले फॉर्मूला एज वी नो डेट सबसे पहले हमने लिखना है फॉर्मूला। हमें पता है दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के लिए फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू x2 m1, फिर प्लस के साइन के बाद क्या होता है x1 m2, और नीचे डिवीजन में क्या होता है बेटा सिंपल तरीके से m1 प्लस का m2। और हमें यह भी पता है y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज y इज इक्वल टू y2 m1, फिर प्लस के साइन के बाद क्या होता है हमारे पास y1 m2, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या होता है सिंपल m1 प्लस का m2। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसको लेट सपोज मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2 है। चूंकि आपको y की देखो वैल्यू गिवन है पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के अंदर, तो मैं y का फॉर्मूला सबसे पहले इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो छोटी छोटी सी जो है ना जो इंग्लिश की वर्डिंग है लिखना जरूरी होती है वरना एग्जाम में नंबर नहीं देगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो मुझे पता है कि भैया देखो मेरे पास सिंपल इक्वेशन नंबर 2 में जो फॉर्मूला आ रहा है ना, इस फॉर्मूले का हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला कहता है y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा सिंपल m1 प्लस का m2। तो बेटा देखो हमारे पास सिंपल y की वैल्यू क्या है, 7 के बराबर है, क्लियर है। हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है, अरे भाई y2 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना, तो y2 की जगह पे 2 आ जाएगा। m1 किसके बराबर है, देखो m1 बराबर है स्मॉल m के, प्लस के साइन के बाद y1 की वैल्यू बराबर है 9 के, m2 की वैल्यू बराबर है n के, नीचे डिवीजन में आ जाएगा m प्लस का n। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कैसे करूंगा फर्दर, बहुत सिंपल है, ये m प्लस का n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7m प्लस का 7n इक्वल टू के बाद ये बन जाएगा सिंपल 2m क्योंकि 2m से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो क्या बन जाएगा सिंपल 2m प्लस का 9n। देखो हमें निकालना क्या है, m रेशो n, यानी कि m रेशो n का मतलब क्या है, m ऊपर है n नीचे है, सही है ना। अब देखो मैं m वाली वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, n वाली वैल्यूज को एक साइड पे, तो ये बन जाएगा 7m माइनस का 2m इक्वल टू के बाद 9n का 9n प्लस का 7n, जब यहां पर आएगा तो माइनस का 7n आ जाएगा। 7 में से अगर आप 2 को माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 5m, 9 में से अगर आप 7 को माइनस करते हो ये आ जाएगा 2n। तो मेरे पास सिंपल तरीके से चूंकि मुझे m रेशो n निकालना है, देखो ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा m डिवाइडेड बाय n। ये 2 का 2 यहाँ पे एज इट इज, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपल m रेशो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2:5 के बराबर। ये मेरे पास पर्टिकुलरली सिंपल तरीके से रेशो की वैल्यू आ गई। क्या रेशो आ गया बेटा, 2:5 का आंसर आ गया, सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है, k निकालना और भी ज्यादा आसान है। बताओ भाई यहां तक की बात समझ में आती है कि सिंपल तरीके से आपने y के फॉर्मूले को इस्तेमाल करा, y के अंदर y की वैल्यू डाली, y2 में y2 की, y1 में y1 की, जो और m1 m2 की जगह पे m और n को प्लॉट कर दिया, सिंप्लीफाई करा, क्योंकि आपको m रेशो n निकालना था तो m ऊपर आएगा n नीचे आएगा, तो n मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड होगा, 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, 5 मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे डिवाइड हो गया, 2:5 आ गया। तो अब मैं सिंपल तरीके से अगर k की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो सिंपल तरीके से लिखूंगा नाउ फॉर k, और नाउ फॉर k के लिए तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेना पड़ेगा, तो यहां पे सिंपल लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में चूंकि फॉर्मूला है तो मैं दोबारा से जानबूझ के कॉपी डाउन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ऊपर बाबर ना करना पड़े। x इज इक्वल टू x2 m1, आगे होगा सिंपल तरीके से x1 m2, नीचे डिवीजन में हमारे पास होता है m1 प्लस का m2। अब इसको देखो बेटा अगर मुझे सिंप्लीफाई करवाना है तो हाउ आई विल बी गोइंग टू सिंप्लीफाई, कि सिंपल तरीके से देखो x की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल k आ जाएगा, क्योंकि अब रेशो भी मेरे पास आ चुका है। x2 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, x2 की वैल्यू है मेरे पास 1 के, और x1 की वैल्यू 8 के बराबर है, जहन में रखिएगा, इस्तेमाल करना है ना। x2 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। m1 देखो भाई m1 यानी कि m रेशो n का मतलब क्या है, ये आपका m1 रेशो m2 है ना, तो हमारे पास सिंपल तरीके से m1 की वैल्यू 2 के बराबर है, प्लस का साइन x1 की वैल्यू क्या आती 8 के बराबर, x1 की वैल्यू क्या आती 8 के बराबर, और m2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास सिंपली 5 के बराबर। नीचे डिवीजन में m1 प्लस का m2 क्या बन जाएगा बेटा, 2 प्लस का 5, इसको सिंप्लीफाई करवा दो, 2 प्लस का 2 होता है, 5 8 जार मेरे पास 40 होता है, नीचे 5 प्लस का 2 7, तो 40 प्लस का 2 क्या हो जाएगा बेटा, 42 हो जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 के टेबल में 42 आता है 6 के ऊपर। तो फाइनली हमारे पास k की वैल्यू
वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। देखो कैसे सॉल्व किया, आपने रेशो तो निकाल लिया ना, ये m1 रेशो m2 जिसको हमने m रेशो n कहा हुआ था, जब रेशो निकाल लिया तो x के फॉर्मूले में देखो आपको x2 और x1 ऑलरेडी गिवन थे, m1 m2 हम निकाल चुके हैं, तो इसको प्लॉट करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूं कि बेटा मेरे पास जो रेशो आया m रेशो n का, हमारे पास जो m रेशो n की वैल्यू आई ये किसके बराबर आई, 2 रेशो 5 के, वाइल ऑन दी अदर एंड k की वैल्यू आई 6 के बराबर। तो लास्ट में आप छोटा सा एक रिजल्ट डाल के लिख दोगे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर दिस दिस दिस। देखो रिजल्ट को आपने मुश्किल इंग्लिश में नहीं लिखना, आसान सा लिखना है, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे जल्दी से बताइए भाई, बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है तमाम बच्चों को कि भाई देखो सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको दो पर्टिकुलरली एंड पॉइंट्स दिए हुए, आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन के अंदर भी एक पॉइंट की आपको सिंपल तरीके से एक्स और वाई में से एक वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और रेशो फाइंड करना है। तो वाई के फॉर्मूले के ऊपर आप पहले रेशो कैलकुलेट करोगे, रेशो को उठा के एक्स की वैल्यू में डालोगे, सिंपल तरीके से एक्स का आंसर भी आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, जिसकी वजह से मैंने इस क्लास के अंदर मेहनत करके आपको रेशो का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैंने आपको मेहनत करके डिवीजन का कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में पढ़ाया, कोई टीचर इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ाएगा। तो भाई अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो बेटा लाजमी तौर के ऊपर चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अपने कॉलेज के कोचिंग के तमाम दोस्तों के साथ लेक्चर के लिंक को आपने जरूरी शेयर करना है बेटा, क्लियर है? बच्चों को तो नहीं पता होगा लास्ट किताब कौन सी थी, सिंस आई वाज टीचिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों को बताने के अंदर भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी थी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जैक्ट आपकी पंजाब बोर्ड की किताब में ही मौजूद है, सिंध बोर्ड की किताब में ही मौजूद है, और पुरानी जो सिंध बोर्ड की किताब थी उसमें ही मौजूद था, क्योंकि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है, मैं क्या बताऊं भाई। देखो मेरे साथ साथ एंजॉय करना है आपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तकरीबन हर दूसरे साल ये आपको पेपर्स के अंदर मिलेगा, हर दूसरे साल। एग्जामिनर कहता है इफ पॉइंट ए 2,7 एंड बी -4,-8 आर कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, देयर आर टू पॉइंट्स दैट डाइसेक्ट द सेगमेंट ए बी। अच्छा इस क्वेश्चन में खास बात पता है क्या, एग्जामिनर ने जो है ना तरस खा के क्वेश्चन थोड़ा आसान कर दिया, वरना पहली किताबों में जो क्वेश्चन था ना उसमें सिंपल ये लिखा होता था कि भाई एक लाइन सेगमेंट ए बी है और वो ट्राइसेक्शन हुआ है, यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन आपके पास जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया गया है ऐसे किया गया कि ट्राइसेक्शन वहां पर हुआ है, तो बताइए उन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी। यहां पे एग्जामिनर ने बहुत ही जो है ना आसान करके आपको क्वेश्चन दे दिया। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक पॉइंट ए है, तुम्हारे पास एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए की वैल्यू 2,7 है, दूसरा पॉइंट आ रहा है पॉइंट बी और इस पॉइंट बी की वैल्यू आपके पास आ रही है -4, -8 के बराबर। एग्जामिनर कहते हैं आर कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, देयर आर टू पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब अक्सर बच्चों को इस क्वेश्चन की लॉजिक समझ में नहीं आती। अब देखो जरा मेरे साथ साथ एंजॉय करना है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से आपको क्वेश्चन सिखाया है। अब देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो पॉइंट ए है ना उसकी वैल्यू है 2,7, आपके पास एक लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट बी आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है -4, -8। अब देखो एग्जामिनर ने साफ तौर पे एक बात कही है, पहली किताबों में तो बात भी नहीं थी। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस लाइन सेगमेंट को दो पॉइंट्स में डिवाइड करा है। एग्जामिनर क्या कहता है, देयर आर टू पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। अक्सर बच्चों को जुमला समझ में नहीं आएगा, देयर आर टू पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई तुम्हारी इस लाइन सेगमेंट को दो पॉइंट्स इक्वली कट करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा लाइन सेगमेंट तीन हिस्सों में बट रहा है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है तीन हिस्सों का होना इक्वली। लेट सपोज मैं किटकैट का बार लेकर आता हूं, मैं कैडबरी बार लेकर आता हूं, या प्रोटीन बार में लेकर आता हूं, या फिर चलो मैं चॉकलेट बार आपके लिए लेकर आता हूं मार्स का, सही है ना। मैं आपसे कहता हूं इसको मैं तीन हिस्सों में काट रहा हूं, तो तीनों इक्वल हिस्से क्या कहलाएंगे, ट्राइसेक्शन, क्योंकि आपने तीनों हिस्सों को इक्वली काटा है। तो एग्जामिनर यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास दो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है जिनकी वजह से आपकी जो लाइन है वो ट्राइसेक्टेड हो गई है, यानी कि तीन इक्वल हिस्सों में कट गई है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको इन दोनों पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में रेशो आपको दिया भी नहीं है। अब जो बेचारा नल्ला बच्चा होगा ना उसको रेशो निकालना ही नहीं आता, मगर जो सर हाशिम का स्टूडेंट है, सर हाशिम ने उसको रेशो निकालने की ट्रिक बताई हुई है कि भाई रेशो कैसे निकालोगे। अगर दो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आ रहे हैं तो रेशो क्या होगा, इसका इसका रेशो होगा 1:2। ये पहला वाला पॉइंट आ रहा है, इसके बाद इसको मिला के कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, दो है, तो इसका रेशो होगा 1:2, क्लास का स्टार्ट में सिखा दिया। सेकंड वाले पॉइंट का रेशो क्या होगा बेटा, ये होगा 2:1 के बराबर। तो हमें करना क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में इन दोनों पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। असल चीज क्या है इस क्वेश्चन की, लॉजिक क्या है कि पहले तो क्वेश्चन को समझना, उसके बाद रेशो खुद से आइडेंटिफाई करना। तो अक्सर बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है बेटा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन दोनों पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे सिंपल तरीके से,
we have to find the value of point of trisection, we have to find, we have to find the point of trisection। अच्छा, कुछ बच्चों के जहन में आएगा सर ट्राइसेक्शन तो तीन हिस्से होते तो तीन पॉइंट्स क्यों नहीं है? बेटा ट्राइसेक्शन का मतलब है कि ये तीन बराबर हिस्से जो आपकी लाइन के हुए, और तीन हिस्सों को बनाने में कितने पॉइंट्स का इस्तेमाल होगा? दो का। ये चीज भी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाई थी। बात पल्ले आ रही है ना कि किस तरीके से लड़ी प्रो रहा होता हूं, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जोड़ रहा होता है। कि देखो वी हैव टू फाइंड दी, क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, वी हैव टू फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहां पे आपको दो दफा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ना, तो इसका आसान तरीका क्या होता है? डेटा अपना और फॉर्मूला अपना एक ही दफा स्टार्टिंग में लिख दो, फिर बारी बारी दोनों रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो भाई हमें देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले पॉइंट ए जो गिवन है वो क्या गिवन है? पॉइंट ए गिवन है 2,7, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है x1, y1। आपको जो पॉइंट बी गिवन है बेटा, ये गिवन है -4, -8। ये किसके बराबर है? x2, y2 के। क्लियर है? और हमें पता है, सिंपल तरीके से मैं यहां पे लिख देता हूं, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट। तो भाई हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। मैं फॉर्मूला भी जानबूझ के एक ही दफा लिख रहा हूं ताकि हमारा मेजॉरिटी टाइम सेव हो जाए। देखो आपने इंटेलिजेंटली अपने टाइम को सेव करना है, ये नहीं कि आप स्टेप्स उड़ा दो, आपको स्टेप्स उड़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो ना एग्जामिनर को। देखो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अक्सर टीचर्स आपको बताएंगे नहीं। तो x2 m1 प्लस का x1 m2, और नीचे डिवीजन में क्या होता है? नीचे डिवीजन में होता है m1 प्लस का m2। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था डिवीजन कैसी हुई है, तो हमेशा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सही है ना? y इज इक्वल टू y2 m1, फिर आगे हो जाएगा प्लस के साइन के बाद y1 m2, नीचे डिवीजन में हो जाएगा सिंपल m1 प्लस का m2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से। अब देखो पहले मैं पहले वाले जो पहला वाला रेशियो है इसके लिए पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालूंगा, फिर दूसरे वाले रेशियो के लिए निकालूंगा। तो मैं यहां पे सिंपल तरीके से लिख देता हूं, फॉर 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 1:2, फॉर 1:2। अब देखो 1:2 के लिए सिंपल अब आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। सही है ना? नाउ सॉल्विंग फॉर 1:2, चाहो तो इसको यहां पे लिख भी दो ऐसे करके, नाउ सॉल्विंग, नाउ सॉल्विंग, नाउ सॉल्विंग फॉर 1:2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू x2। देखो x2 की वैल्यू क्या है बेटा? -4 है। m1, देखो ये जो रेशो आपका होता है ना, ये जो आपका रेशो आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ये क्या चीज डिटरमाइन करता है? ये आपका m1 m2 होता है। तो यानी कि जो 1:2 है, ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है m1:m2 को। तो अगर मैं फॉर्मूला अपना अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x2, x2 की वैल्यू बराबर है -4 के। देन मेरे पास सिंपल m1 की वैल्यू बराबर है 1 के, फिर प्लस का साइन, x1 की वैल्यू बराबर है 2 के, फिर m2 की वैल्यू बराबर है 2 के। नीचे डिवीजन में आ जाएगा m1 प्लस का m2, दैट इज 1 प्लस का 2। नेगेटिव का 4 हो जाएगा, प्लस का 2 2 4 हो जाएगा, 1 प्लस का 2 3 होता है। -4 + 4 ये तो 0 बन गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी? 0 के। सिमिलरली y के लिए सॉल्व करेंगे तो y के लिए क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू y2, y2 की वैल्यू क्या है? -8। फिर देखो m1 की वैल्यू क्या है? m1 बराबर है 1 के, प्लस का साइन, y1 की वैल्यू बराबर है 7 के, देन m2 आ जाएगा। बेटा m2 बराबर होता है किसके? 2 के। नीचे डिवीजन में m1 प्लस का m2, दैट इज ऑब्वियसली किसके बराबर है? ये सिंपल तरीके से बराबर है 1 प्लस के 2 के। तो y की वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस का 7 2 जार इज 14, नीचे 2 प्लस का 1 3। नेगेटिव का 8 और प्लस का 14 क्या होगा? सिंपल 6 होगा। नीचे डिवीजन में 3 आ जाएगा, 3 1 जार 3 होता है, 3 2 जार 6 होता है। तो आपके पास सिंपल y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 के बराबर। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया, यानी कि पहला जो मेरे पास रेशियो गिवन था ना, इसके ऊपर मेरे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन की वैल्यू आ गई। तो चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग। क्या लिखूंगा मैं? hence the point of division, the point of division, the point of division for the point of division for 1:2, for 1:2 is 0,2, is 0,2। यानी कि मेरे पास 1:2 का जो पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है वो किसके बराबर है? वो सिंपल तरीके से आ रहा है हमारे पास किसके? ये सिंपल तरीके से हमारे पास आ रहा है 0,2 के बराबर। अब देखो दूसरा वाला पॉइंट ऑफ डिवीजन, दूसरे वाला आपको रेशो क्या गिवन था? 2:1 था। तो अब 2:1 के ऊपर एक दफा पॉइंट ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करेंगे। तो अब की बारी में मैं क्या लिखूंगा? फॉर 2:1, फॉर 2:1। सही है ना? 2:1 का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास ये मेरा m1 आ गया, m1:m2। अब देखो मुझे बार बार चूंकि ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो मैं एक ही दफा अपना डेटा कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं अपना डेटा जो है ना, अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मेरी थोड़ी जिंदगी आसान हो जाए भाई। मुझे बार बार ये ऊपर नीचे ना करना पड़े आप लोगों को, ताकि तकलीफ ना हो। सही है ना? अब देखो x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सिंपल तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो फॉर x। सही है ना? अब देखो x के लिए जब अप्लाई करूंगा तो x2 की वैल्यू बराबर है -4 के, m1 बराबर है 2 के, प्लस का साइन,
x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2 के बराबर है और m2 की वैल्यू बराबर है 1 के। नीचे डिवीजन में आ जाएगा m1 प्लस का m2 दैट इज 2 प्लस का 1। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4 टू जार नेगेटिव का 8 प्लस का 2, 2 प्लस का 1 3 होता है, नेगेटिव के 8 में से 2 निकालोगे तो नेगेटिव का 6 बचेगा, 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6। तो मेरे पास सिंपल तरीके से बेटा x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ 2 के बराबर। क्लियर है। सिमिलरली फॉर y के लिए अब आप सॉल्व करोगे, तो बेटा जब y के लिए सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से y2 m1। तो y2 की देखो वैल्यू क्या है, y2 बराबर है मेरे पास नेगेटिव ऑफ 8 के, m1 बराबर है मेरे पास 2 के प्लस का साइन, फिर y1 की वैल्यू बराबर है 7 के, m2 की वैल्यू बराबर है 1 के। नीचे डिवीजन में आ जाएगा m1 प्लस का m2 इट इज 2 प्लस का 1। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव का 16 प्लस का 7 एंड 2 प्लस का 1 होता है 3। नेगेटिव का 16 प्लस का 7 क्या होता है, देखो नेगेटिव के 16 में अगर आप 7 का इजाफा करो, आसान भाषा में 16 में से 7 निकाल दो, किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 9 के। नीचे डिवीजन में 3 का 3 3 3 9 होता है। तो बेटा देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ 3 के। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया नेक्स्ट रेशियो के ऊपर। क्लियर है भाई। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं इसको सिंपल वे में कह सकता हूं, for 2:1 the point of division, for 2:1 the point of division is x comma y इक्वल टू नेगेटिव का 2 कॉमा नेगेटिव का 3। तो मेरे पास सेकंड पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आ गया। इस क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करना था। पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन का मतलब क्या था, ये जो दो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आ रहे हैं, दोनों पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो भाई देखो असल कॉन्सेप्ट क्या था इस क्वेश्चन का, असल कॉन्सेप्ट था मेरी क्लास के स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको बताया था। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका यही होता है, मैं क्लास के स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट देता हूं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं लेक्चर को बिल्डअप करता हूं और वो लेक्चर फिर बड़ा आसान बन जाता है, बच्चे के लिए हलवा बन जाता है। तो भाई देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारी एक लाइन है, तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट 3 हिस्सों में कट हुआ है ड्यू टू 2 पॉइंट्स। तो हमें बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज कैलकुलेट करना था। तो यहां पर रेशियो कैसे निकाला, पहले वाले पॉइंट का रेशियो 1:2 है, दूसरे वाले पॉइंट का रेशियो 2:1 था। आपने सिंपल तरीके एक दफा 1:2 के लिए फॉर्मुला अप्लाई करना है, एक दफा 2:1 के लिए फॉर्मुला अप्लाई करना है। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा एक क्वेश्चन अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है, साथ ही हमारा टॉपिक भी अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। रिमेंबर दिस थिंग। आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपका होमवर्क है जो किताब में जैसी एग्जांपल होगी, यानी कि डिवीजन ऑफ अ लाइन से रिलेटेड, उसको आपने लाजमी तौर पे सॉल्व करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। मैं इतनी मेहनत से लेक्चर डिजाइन करता हूं, आई एम सो सॉरी मैं रेगुलर नहीं हो सका था, बट इंशाल्लाह ताला आज से ऑनवर्ड मैं रेगुलर हूंगा। मेरी कोशिश होगी कि सुबह के टाइम में आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट के लेक्चर को डिजाइन कर लूं एंड देन फिर जो बाकी एप्टीट्यूड का वर्किंग मैं कर रहा होता हूं, क्योंकि भाई इसमें बहुत एफर्ट्स लगती हैं। अक्सर बच्चों को लगता है शायद मजाक मस्ती है, भाई मजाक मस्ती नहीं होती। इसको बनाने में बड़ी कॉस्ट आती है, इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। वो जो मैं सेट के लेक्चर डिजाइन कर रहा होता हूँ, आईबी के कर रहा होता हूँ, नस्ट के, फास्ट के, एनईडी के, तो बेटा उनको बनाने में बड़ी कॉस्ट आती है, रिसर्च करनी पड़ती है। भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आसमान से टका और मैंने बना दिया, ऐसा नहीं होता। इसको बनाने में बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो अब से इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा सुबह के टाइम पे इंटर के लेक्चर्स आपके लिए पोस्ट करूं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, और फिर शाम के औकात के अंदर एप्टीट्यूड के लेक्चर्स। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो लाजमी तौर पे आपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। प्लीज मेक इट श्योर कि आपकी जो भी अकेडमी है, आपका जो भी स्कूल सर्कल था, कॉलेज सर्कल था, फ्रेंड सर्कल था, उनसे लाजमी तौर पर शेयर अप करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने जानने वालों को बताएं, और लाजमी तौर के ऊपर सब्सक्राइब खुद भी करें, फैमिली के मोबाइल से करवाएं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रियली मैटर्स अ लॉट टू अस। आई होप कि आपको यहां तक की बात क्लियर होगी। आप चाहें तो एप्टीट्यूड की न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि देखो बेटा स्टार्टिंग से अगर एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट करोगे तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एंड में जाके एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्टार्टिंग से एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करनी है। न्यू एप्टीट्यूड का बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत सुनगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा साइनिंग ऑफ।